हाँ। वहाँ पे बॉडी स्कैनर है, मेटल डिटेक्टर है, हाँ। उसके बावजूद हिट को अंदर अलाउ किया गया। तो ये कहीं ना कहीं सरकार के समर्थन में भी, सरकार की जो समर्थन से ये चीजें अंदर गई और उनको बोला गया कि जाकर के आंदोलन को सक्सेसफुल बनाने की पूरी कोशिश की, जिसमें कि एक वो नर्मदा जो है वो भी आ गई। तो मैं मानता हूँ कि पूरे देश के लोगों को बात कर रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा आना चाहिए, नीट के ऊपर बात कर रहा था, सरकार की जिम्मेदारी के ऊपर बात कर रहा था, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा था। तो वो उमर खालिद के ऊपर चली जा रही थी, हिंदू मुस्लिम के ऊपर चली जा रही थी, पूछ रही थी कि कौन से मंदिर में मस्जिद में पंडित पुजारी है। तो ऐसे सवालों को कर करके उस आंदोलन को कमजोर किया जा रहा था। मेरा मानना है कि पूरे देश से लोग आए थे और उसमें बीजेपी कुछ पाले हुए शुगर भी आए। देश का विपक्ष है, विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है। हाँ। विपक्ष में कौन है? एक तो चुना हुआ विपक्ष है, हाँ। जो नेता प्रतिपक्ष है, हाँ। और बाकी उसके साथ साथ मीडिया विपक्ष की होती है, हाँ। जनता विपक्ष में होती है, और भी जितनी भी अपोजिशन की पार्टियां होती है वो विपक्ष में होती हैं। हाँ। अब चूंकि मीडिया ने अपनी ऐसी हालत बना ली है, दलवे चाटते चाटते, तो अब विपक्ष तो मीडिया बची नहीं, तो जो जनता है वो विपक्ष में है। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, जब से कांग्रेस जनता पार्टी का उदय हुआ, उदय भी मैं आपको बता दूं क्यों हुआ, कारण क्या है। जब से सीजीआई ने बच्चों को कहा कि ये कीड़े मकोड़े हैं, ये कॉकरोच हैं, वहाँ से बात आई। इस बात को जो बेरोजगार हैं उन्होंने अपने सीने पर ले लिया कि आखिर हमारा मजाक क्यों इन्होंने उड़ाया। अब बाद में बयान दिया उन्होंने कि इनको नहीं कहा, लेकिन बच्चों ने तो अपने दिल पे ले लिया। अब उस दिल वाली बात जो है बच्चों ने पूरे देश में अपने आप को कॉकरोच कहने लगे। तो जंजीरा मंच से भारी प्रदर्शन हुआ। अब उसमें कोई नेता उसमें नहीं है, किसी नेता, ये पूरे देश में नवयुवक जो थे, बेरोजगार थे, और उनके गार्जियन भी वहाँ पर रैली में आए थे। अब ये नहीं कहा जा सकता कि ये केजरीवाल के लोग थे या बीजेपी के लोग थे, ये आप नहीं मान सकते। ना कोई इसका कोई प्रमाण अभी तक मिला कि ये बीजेपी द्वारा या आम आदमी पार्टी के द्वारा ये प्रायोजित था। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, इस बात पर मैं चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ आदर्श गौतम हैं। उनसे समझूं कि जो आम धारणा है, कई लोग ये कयास लगा रहे हैं कि ये जिस तरह से अन्ना हजारे आए थे उसी तरह से इनको भी लॉन्च किया जा रहा है। तो आज मैं इसी बात को समझने के लिए चर्चा करूँगा। हमारे साथ आदर्श गौतम है, इनसे समझूंगा कि ये आखिर कांग्रेस जनता पार्टी किसके द्वारा यहाँ पर आए थे। लेकिन खास बात है कि जिस तरह से इन्होंने जय भीम का नारा लगाया और संविधान का कॉपी दिखाया, तो कई मैं देख रहा हूँ जो मनवादी विचारधारा का लोग कह रहे हैं कि भाई वहाँ जय भीम बोलने की क्या जरूरत है, और वहाँ क्या कहते हैं संविधान के क्या जरूरत है। तो छात्रों का गुस्सा था, छात्रों का जो पेपर लीक हो रहा है इस पर बात होनी चाहिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि आखिर ये लोगों के दर्द में क्या है कि जब जय भीम संविधान की बात आती है, लेकिन वहाँ जो रैली है उसको खराब करने के लिए बहुत से बीजेपी आरएस के लोग आए थे। वहाँ पर जय श्री राम नारा लगा रहे थे, तरह तरह के वहाँ पर खालिद की बात हो रही थी और सुअर की बात हो रही थी। ये क्या क्या चाहते हैं आदर्श जी? कई लोग का ये सवाल है कि जो भीड़ आई थी ये आम आदमी पार्टी के द्वारा था या बीजेपी के द्वारा, आप क्या मानते हैं? मैं मानता हूँ कि ये तो जो भीड़ थी इसमें बीजेपी के कुछ पाले हुए कुत्ते आए थे और बाकी पूरी देश की जनता विरोध के लिए आई थी। धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं उनका इस्तीफा लेने के लिए आई थी, और बाकी बीजेपी के कुछ पाले हुए कुत्ते आए हुए थे जो वहाँ पे आकर के उस आंदोलन को खराब कर रहे थे। जो सुअर थे वहाँ पे आकर के गंदगी फैला रहे थे, जो आंदोलन को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे थे, जो ये नहीं चाह रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। उन लोगों को आपने देखा कि किस तरह से उन लोगों ने उस आंदोलन को सफल बनाने की पूरी कोशिश की, जिसमें कि एक वो नर्मदा जो है वो भी आ गई। तो मैं मानता हूँ कि पूरे देश के लोग थे, कुछ बीजेपी के, कुछ रिद्धिमा शर्मा की बात कर रहे हो? हाँ, रिद्धिमा शर्मा किस तरह से आकर के वहाँ पर आंदोलन को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही थी। जब भी कोई लड़का, कोई पत्रकार उससे बात कर रहा था, जब भी वो बात कर रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा आना चाहिए, नीट के ऊपर बात कर रहा था, सरकार की जिम्मेदारी के ऊपर बात कर रहा था, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा था, तो वो उमर खालिद के ऊपर चली जा रही थी, हिंदू मुस्लिम के ऊपर चली जा रही थी, पूछ रही थी कि
कौन से मंदिर में मस्जिद में पंडित पुजारी है, तो ऐसे सवालों को कर करके उस आंदोलन को कमजोर किया जा रहा था। मेरा मानना है कि पूरे देश से लोग आए थे और उसमें बीजेपी कुछ पाले हुए सुअर भी आए। नहीं, आप ये तो नहीं कह सकते कि बीजेपी के लोग थे जो आए थे प्रदर्शन करने के लिए, विरोध कर रहे थे, प्रधान के जो इस्तीफा मांग रहे थे, तो ये नहीं कह सकते बीजेपी के लोग मांगेंगे और आम आदमी पार्टी मांगेंगे, तो नहीं मांगेंगे ना, इस्तीफा मांगेंगे। आप बताइए इस्तीफा कौन मांगेगा, आप बताइए। मैं आप ही से पूछ लेता हूँ, इस देश का विपक्ष है, विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है। हाँ। विपक्ष में कौन है? एक तो चुना हुआ विपक्ष है, हाँ। जो नेता प्रतिपक्ष है, हाँ। और बाकी उसके साथ साथ मीडिया विपक्ष की होती है, हाँ। जनता विपक्ष में होती है, और भी जितनी भी अपोजिशन की पार्टियां होती है वो विपक्ष में होती हैं। हाँ। अब चूंकि मीडिया ने अपनी ऐसी हालत बना ली है तलवे चाटते चाटते, हम्म। तो अब विपक्ष तो मीडिया बची नहीं, तो जो जनता है वो विपक्ष का काम नहीं। बनता है सवाल पूछना। तो सवाल अगर विपक्ष नहीं पूछेगी, आम आदमी पार्टी भी तो विपक्ष की हिस्सा है, अगर वो नहीं सवाल पूछेगी तो कौन सवाल पूछेगा? इस देश की जनता नहीं सवाल पूछेगी तो कौन? नहीं, मेरा आपको पूछा ना कि आम आदमी पार्टी सवाल पूछेगी, इस्तीफा मांगेगी, तो क्यों नहीं मांगेगी आम आदमी पार्टी? अगर वो विपक्ष में है तो इस्तीफा क्यों नहीं मांगेगी? और जहाँ तक आपने बात किया कि वो बीजेपी की है कि नहीं है, तो धर्मेंद्र प्रधान को मैं बता दूं, आप कोरोना वाली समझिए कि उसका इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा है। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री नहीं, है। वो तो बाद में आएगा। मेरा ये पहले कंफर्म कर दीजिए कि आप कह रहे हैं कि ये जो विरोध प्रदर्शन करने वाले बीजेपी के लोग भी थे और आम आदमी पार्टी बीजेपी के कुछ पाले हुए सुअर हाँ। आ करके आंदोलन को खराब करने की कोशिश कर रहे थे। वो आंदोलन करने नहीं आए, हाँ, ये वो धर्मेंद्र प्रधान को बचाने आए थे। जी जी जी। बाकी पूरे देश से लोग आंदोलन को सक्सेसफुल बनाने के लिए, आप देखते होंगे कि असम से, नॉर्थ ईस्ट से लोग, साउथ इंडिया से लोग, जम्मू कश्मीर से लोग, हर जगह से लोग आए थे जो सरकार का विरोध कर रहे थे, उनकी नीतियों की, शिक्षा नीतियों का विरोध कर रहे थे, इस्तीफा मांग रहे थे। उसमें कुछ बीजेपी के पाले हुए जो जानवर है वो आए थे और आंदोलन को खराब कर रहे थे। मैंने ये बोला, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से यहाँ भीड़ आई, नेता को लोग भीड़ आने के लिए बस लगाते हैं, तब आती थी भीड़, लेकिन ये बच्चे जो आए थे सब अपने किराए भाड़ा लगा करके आए थे और माँ बाप से चाहे झूठ बोल के या पेपर दे करके आए थे। इस तरह से लोग अपने पैसे से आए थे, लेकिन इतना भीड़ नेता तो कभी नहीं इकट्ठा कर पाया। इतना भीड़ नेता कभी नहीं इकट्ठा कर पाया। और आंदोलन में आपने देखा होगा कि भीड़ के साथ साथ कुछ लोग कोल्ड ड्रिंक्स लेकर के आए थे अपने पैसे से, कि वहाँ पे जो लोग आ रहे हैं उनको हम बांटेंगे। कुछ लोग ठंडे पानी की बोतल लेकर के आए थे अपनी तरफ से, बिना चेहरे का। ये पहला प्रोटेस्ट था। और आपने एक चीज नोटिस किया होगा, अगर आप गए होंगे तो वहाँ पे जितने भी मीडिया के लोग थे, कोई किसी अपनी आईडी नहीं ला रहा था कि मैं आज तक से हूँ, मैं फलाना तक से हूँ, मैं किस 18 से हूँ। और उसमें एक शुभंकर मिश्रा करके, एक शुभंकर है, उसको बहुत दुख है इस बात का। अच्छा। कि इस देश में इतना बड़ा प्रोटेस्ट उसके पापा के खिलाफ खड़ा कैसे हो गया, जो कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है उसमें, जो कोई बस नहीं है, कोई उसको फंड नहीं कर रहा है। जनता आखिर अपना पैसा लगा करके उसके पापा के खिलाफ जंतर मंतर में प्रदर्शन कैसे कर दी, और वो जनता जय भीम की नारे लगा रही है, संविधान के नारे लगा रही है। तो इस शुभंकर मिश्रा को उससे बहुत दुख है। उस शुभंकर मिश्रा को इस बात से दुख है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अगर हो जाएगा तो फिर इन लोगों की जो साख बची हुई है, जो वो प्रोपेगेंडा बनाया हुआ है, वो प्रोपेगेंडा फेल हो जाएगा। जो ये प्रोपेगेंडा बनाया कि भारत में सब अच्छा है, एक प्रोपेगेंडा फेल हो जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा कि शुभंकर मिश्रा किसी तरह से आकर के बिड़बिड़ा रहा है कैमरे पर। मैं कह रहा हूँ कि क्या शुभंकर, जिसको कह रहे हो शुभंकर नाम है उनका, वो आप कह रहे हो जय श्री राम लगता, तो उनको खुशी आती क्या? वो तो मनुवादी व्यक्ति है ही। आपने देखा होगा कि कैसे कैसे लोगों को पॉडकास्ट में बुलाता है, फिर उनके ऐसी चरण वंदना करता है, उसको देख करके समझ में आ जाता है कि यह मनुवादी है कि संविधान। अच्छा, एक ये बताइए, वहाँ पर ये जो मनु मीडिया गो बैक, गोदी मीडिया गो बैक, क्यों ऐसा क्यों नारा लगा रहे थे? इसीलिए तो लोगों ने अपनी आईडी नहीं लगाई थी। कोई भी देखिए, जो कारपोरेट मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, कोई भी मीडिया हाउसेस का जो भी माइक था, उसमें उसकी आईडी नहीं थी। वो अपनी पतली माइकों को लेकर के लोगों के बीच में घुस करके विरोध दे रहे थे। और वहाँ भी अगर जब जनता को पता चल जा रहा था कि गोदी मीडिया से आए हुए, तो जनता उसको गोदी मीडिया गो बैक के नारे लगा रही थी। क्योंकि इन लोगों ने देश का इतना बेड़ा गर्क कर दिया है कि आज वो जो रैली हुई है, जो आंदोलन चल रहा है शिक्षा मंत्री के खिलाफ, आज वो काम मीडिया को करना चाहिए था, लेकिन मीडिया ने नहीं किया। इसलिए आज जनता उतरी हुई है। तो जब जनता अपनी लड़ाई खुद लड़ रही है तो तुमसे हम बात क्यों करें? सर, जो तुम्हारा काम था तुमने वो किया नहीं। सर, जो ये बिगाड़ने के लिए आए थे, क्या इनके अंदर डर नहीं था कि अगर हम बिगाड़ने जा रहे हैं, अगर पता चल गया तो हमारा कचूमा निकाल देंगे? इनको डर नहीं था? क्योंकि जो सीजेपी के जो फाउंडर हैं अभिजीत दीपके, वो अभिजीत भाई ने बोल दिया था कि यह रैली पूरी तरह से संवैधानिक है
और वहाँ पे जो भी लोग मानने वाले थे, संविधान को, देश को मानने वाले लोग थे, लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग थे, वही लोग आए थे। इसलिए इन लोगों को खुला छूट मिल गया। और चूंकि हम लोग भी संविधान को मानने वाले लोग हैं, इसलिए हम लोगों को वहाँ पे ऐसा कोई भी करने की इच्छा नहीं जागृत हो रही थी और इन लोगों को इसलिए खुली छूट मिल गई थी। आपने देखा होगा कि अंदर हिट लेके लोग पहुंचे थे, जबकि पुलिस की मौजूदगी होती है जंतर मंतर पे। अगर आप जाते हैं, आप तो जाते हैं, वहाँ पे बॉडी स्कैनर है, मेटल डिटेक्टर है, उसके बावजूद हिट को अंदर अलाउ किया गया। तो ये कहीं ना कहीं सरकार के समर्थन में भी, सरकार की जो समर्थन से ये चीजें अंदर गई और उनको बोला गया कि जाकर के आंदोलन को थोड़ा हमें तो समझाए कि जैसा। अच्छा, एक मिनट, जहाँ तक बात है डर की, तो डर तो उन्हें जब सत्ता चली जाएगी तो लोग बिल से बाहर नहीं निकलेंगे। आप देखिएगा, डर तो उनके अधिकारी मतलब उनकी खानदानी है डर। ये सत्ता से हिम्मत मिल रहा था। हाँ, क्योंकि वही बात है ना कि भाई को डर का है बात का। लश्कर भी तुम्हारा है, अखबार भी तुम्हारा, लश्कर भी तुम्हारा है, सरकार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। तो वही बात है कि जब उनको सारा सिस्टम जब सपोर्ट कर रहा है तो वहाँ पे एक कुत्ता भी शेर बन जाएगा। एक चीज हमें नहीं समझ में आ रहा है, कांग्रेस का आलोचना कर रही है कि ये बच्चे जो है गुमराह है, तो कांग्रेस इससे क्यों दुख है? कांग्रेस आलोचना कर रही है कि शायद उनकी जो नाकामियां हैं, एक वही बोले ना कि जो जिनको हमने चुन करके भेजा है एक सत्ता के लिए, विपक्ष के लिए, कि आप हमारी आवाज उठाएगा और आप उस आवाज को उठाने में नाकाम और नकारे साबित हो रहे हैं, तो जनता को सड़कों पर आना पड़ रहा है। इसलिए उनको डर सता रहा है या कहीं एक अलग पार्टी ना बन जाए, और अलग पार्टी अगर बनी जो सच्चाई संविधान को मानती है तो उनकी राजनीतिक पारी जो है हमें समाप्त हो जाएगी। और मेरा मानना है जेन्युइन कि कांग्रेस की राजनीतिक पार्टी समाप्त हो जानी चाहिए। कांग्रेस यदि अगर कांग्रेस एक मुगल वंश है तो उस मुगल वंश का अंतिम शासक राहुल गांधी है। इसके बाद अब कांग्रेस का कोई वारिस रहेगा नहीं, इसके बाद कांग्रेस खत्म हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस में अब एक अयोग्य लीडर आ चुके हैं जो यहाँ इस देश की जनता की परेशानियों को समझ नहीं पा रहे। देखिए सर, देखो राहुल गांधी कितना दूर प्रदर्शन रैली किया उन्होंने, ठंडी में एक ही जैकेट वो पहनते हैं ना, क्या टी शर्ट पहनते हैं, तो उनको ठंडी नहीं लगती, गर्मी नहीं लगती, बरसात सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। तो क्या इतना मेहनत करने के बावजूद भी उनसे कहीं चुप हो नहीं समझ पाए हैं, अभी भी वो देश को नहीं समझ पाए हैं। अगर वो रैली कर रहे हैं तो रैली में क्या देख रहे हैं? वो रैली में सिर्फ उतना देख रहे हैं जितना उनको दिखाया जा रहा है। अगर वो आपने देखा होगा, आपने इतिहास पढ़ा होगा, तो सिद्धार्थ यात्रा पे निकल रहे थे तो चारों तरफ से सजा दिया गया था रोडों को, लेकिन सिद्धार्थ उस यात्रा से बाहर निकले, वो बोले कि तो सारा सजाया हुआ है। तो राहुल गांधी जिस रास्ते से निकलते हैं वो सजा दिया जाता है, अगल बगल नहीं देखते, अगल बगल कुछ देख नहीं पाते हैं, जहाँ पे कुछ कमियां होती है वहाँ पे वो पर्दे लगा दिए जाते थे। जिस तरह से तो राहुल गांधी सिर्फ भारत के बारे में उतना ही जानते हैं जितना उनको दिखाया गया है, एक्चुअल भारत को नहीं जानते हैं। वो जो असली काम है विपक्ष का वो कर नहीं पा रहा है। इसलिए कांग्रेस को भी, बीजेपी को भी और अन्य राजनीतिक पार्टियों को डर सता रहा है कि अगर इतना बड़ा आंदोलन जो जेएनजीओ का आंदोलन है खड़ा हो जाएगा, अब चूंकि जेएनजी जहाँ जाएगा वहाँ पे उसके माँ बाप भी जाएंगे, तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन भारत में आ सकता है। इसलिए उनको डर सता रहा है। मैं कह रहा हूँ एक उदाहरण और हमें देखने को मिलता है, जैसे गांव देहात में जब कोई अधिकारी जाता है तो वहाँ पर रोडों पर वहाँ चूना फेंक दिया जाता है, साफ सफाई कर दिया जाता है, तो उस अधिकारी को उसी रास्ते पर ले जाया जाएगा कि बहुत साफ सुथरा कर दिया, रास्ते में चूना लगा दिया, रास्ता हो जाए। लेकिन अगर वही अधिकारी वो बताए हुए रास्ते को हट के अगर दूसरे रास्ता पकड़ ले तो उसको खुल जाएगा अधिकारियों को जो उसको लेके जाए। ऐसा नहीं करता। तो इस तरह से अगर राहुल अगर सच्चाई जानना चाहें तो रूट बदल के जाएं, बिना बताए जाएं, और जो इनके सलाहकार है काउंटर सलाहकार रखें, तब इनको सही पता लग पाएगा। सही पता लग पाएगा। लेकिन हमारा मुद्दा नीट का है, और नीट में हम बता रहे हैं राहुल गांधी एक अयोग्य नेता साबित हुए हैं। उन्होंने इस देश की जो युवा पीढ़ी है उसको समझने में नाकाम रहे हैं। इसलिए इतना बड़ा आंदोलन आज बिना किसी के समर्थन के लोग अपने पैसे लगा कर जा रहे हैं। आपको भी पता होगा कि हम कहाँ थे, लेकिन आपको भी पता होगा कि हम कहाँ थे, हम किस रैली में थे। हम उस रैली को, उस यात्रा को छोड़ करके हम दिल्ली जंतर मंतर पे आए थे उन लोगों का समर्थन करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि हमारे घर में भी लोग हैं जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। हमारे घर में भी लोग हैं जो अभी चूंकि इस साल तो नीट में नहीं थे लेकिन आने वाले समय में नीट में जाएंगे, तो उनका समर्थन करने के लिए। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो करके रहेगा, जब तक होगा नहीं तब तक सड़कों पे आंदोलन। लेकिन सवाल ये भी है ना सर कि क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता है बाद में, क्या जो दूसरा आएगा दूध के धुला रहेगा? दूध का धुला नहीं रहेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तय होगी, उसके अंदर डर तो रहेगा कि अगर इनका इस्तीफा हुआ है, अगर हम आए हैं, हम गलत करेंगे तो हमारा भी इस्तीफा हो जाएगा। उसके अंदर एक डर होगा, एक खौफ होगा। राजनाथ सिंह ने खुल करके बोल दिया कि यह बीजेपी है, यहाँ पे इस्तीफे नहीं हुआ करते हैं। तो ऐसे जो मंत्री वहाँ पे बैठे हुए हैं, अब देखिए आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, जो दिन भर रील बनाता रहता है उसको रेल मंत्री बना दिया गया है, रेल के बारे में नहीं पता है। जो वित्त के बारे में कुछ नहीं जानती है, दिन भर ट्वीट करती रहती है, उसको वित्त मंत्री बना दिया गया है।
जो एक आईएएस रहा है आदमी, एक आईएएस आदमी वहाँ पे जिंदगी भर डिप्लोमेसी किया हुआ है, उसको डिप्लोमेट रहा है, उसको विदेश मंत्री बना दिया गया, उसको विदेश के बारे में कुछ पता ही नहीं है। एक मिनट, जो शिक्षा नहीं जानता है उसको शिक्षा मंत्री बना दिया गया है, जिसका हेल्थ अच्छा नहीं है उसको हेल्थ मिनिस्टर बना दिया गया है, जिसको कुछ नहीं पता है उसको प्रधानमंत्री बना दिया गया है। तो बीजेपी में ऐसा है कि अगर आप जानते हैं काखा गागा तो आपको एबीसीडी का टीचर बना दिया जाएगा। जो जिस चीज का नहीं है उसको उस चीज में डाल दिया जा रहा है, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहे हैं, उसके बाद उनका इस्तीफा भी नहीं हो पा रहा है। क्या कांग्रेस जनता पार्टी बीजेपी से आंख में आंख मिला के बात कर पाएगी? राहुल गांधी, कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी एक ऐसा शख्स है कि मोदी के सामने आंख में आंख मिला के बात कर पाएगी। राहुल गांधी जी की ही देन है कि आज बीजेपी इस पोजीशन में पहुंची है, कांग्रेस की ही देन है कि आज बीजेपी इस पोजीशन में पहुंची है। अगर सत्ता पक्ष मजबूत होता तो आज बीजेपी इस पोजीशन में नहीं होती कि पूर्ण बहुमत न होने के बावजूद यहाँ पे जो खुलेआम तानाशाही कर रही है, कर पा रही है। तो नकारा विपक्ष का जो है कि उदाहरण है। और आप बोल रहे हो कि आंखों में आंखें डाल करके, अब हम कैसे आंख में आंखें डाल करके बात करें? लोग बोलते थे कि जंजीर सड़कों पर नहीं उतरते हैं, हम सड़कों पर भी उतर गए। और अमेरिका से वो युवा भारत में आया और सड़कों पर उतरा और 40 डिग्री का टेम्परेचर में जाकर के हमने तो अब कैसे नजर मिला? एक चीज और क्लियर कर दो कि ये अमेरिका का लड़का नहीं है, इंडिया का लड़का अमेरिका में जाके पढ़ाई करने गया है। तो इसलिए कोई ये ना दर्शक समझे कि वो अमेरिका का लड़का है, अमेरिका का नहीं इंडिया का है, वहाँ जॉब करने के लिए अमेरिका में गया है। और मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, क्योंकि क्रोनोलॉजी में समझा देना चाहता हूँ जो ऑडियंस है उसको कि ये हो क्या रहा है। धर्मेंद्र प्रधान, इसमें आरएसएस का बहुत बड़ा हाथ है और आरएसएस नहीं चाहता है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। जब तक आरएसएस चाहेगा नहीं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, जो दुभंकर मिश्रा बोल रहा था ना कि आरएसएस मुर्दाबाद का नारा क्यों लगा रहे थे, हम इसीलिए नारा लगा रहे थे। अब हम बता रहे हैं, आप समझिए कि आरएसएस मुर्दाबाद का नारा हम क्यों लगा रहे थे। अब चूंकि आप देखिए धर्मेंद्र प्रधान जो है शिक्षा मंत्री है, और शिक्षा मंत्री जो है कि आप पूरे देश की यूनिवर्सिटियों में आपने देखा होगा कि जो वाइस चांसलर हैं, वाइस चांसलर आरएसएस की शाखा में जाने वाले लोग वहाँ पे वाइस चांसलर बन रहे हैं, प्रोफेसर बन रहे हैं, डीन बन रहे हैं, प्रॉक्टर बन रहे हैं। तो इंस्टीट्यूशन को कब्जा किया जा रहा है आरएसएस के द्वारा और धर्मेंद्र प्रधान उसकी खुली छूट दे रहे हैं। एक मिनट, अगर मैं समझा दूं, एक मिनट, जो देख रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान और आरएसएस का मुर्दाबाद का नारा क्यों लगा रहा था, ये जो दुभंकर मिश्रा है, जो ऐसे गोदी मीडिया, मनवादी मीडिया के लोग हैं, इनको मैं बता देना चाहता हूँ, तुम्हारे हर सवालों का जवाब दुभंकर मिश्रा मैं देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे अंदर अगर हिम्मत है तो मैं तुमको खुली चैलेंज करता हूँ कि तुम आओ और इस मुद्दे पे हम तुमसे बहस करने के लिए तैयार हैं। आज कर लो, चाहे 10 दिन बाद कर लो, चाहे तुम कभी भी कर लो, तुम नजरें नहीं मिला पाओगे इस देश की जनता से। आरएसएस इसलिए क्योंकि आरएसएस बैक्ट लोग ही शिक्षा में आकर के भर रहे हैं और उसे शिक्षा को करप्ट बना रहे हैं, उसे शिक्षा में लूप होल्स छोड़ रहे हैं और धांधलियां हो रही हैं। तो इसलिए अगर धर्मेंद्र प्रधान चले जाएंगे, कोई और आएगा तो शायद उतनी छूट आरएसएस को नहीं दे पाएगा कि वो शिक्षा में उतनी भरे लोग। और इसीलिए हम बोल रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए और आरएसएस नहीं चाहता है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। मैं ये कह रहा हूँ, जो भी प्रदर्शन करता है उसको 1 हफ्ते के नियम है कि एक हफ्ते का पहले एप्लीकेशन दो, तब आपका एप्लीकेशन पास होगा, फेल होगा। एक मिनट सुन लो, ये नियम है, वहाँ बताया जाता है कि आपको प्रदर्शन करने के लिए 1 हफ्ते पहले आपको एप्लीकेशन देना पड़ता है। लेकिन 1 घंटे में परमिशन मिल जाना क्या कांग्रेस जनता पार्टी का पहला जीत है? ये नहीं, ऐसा नहीं है। जंतर मंतर पे ऐसा कोई रूल नहीं है। आप 1 घंटा पहले जाइए, वहाँ पे आप एप्लीकेशन दीजिए और आपको अपॉइंटमेंट मिल जाता है। अब चूंकि आपने जो बात करी 1 सप्ताह पहले सूचना देने की, तो अभिजीत के जो वहाँ पे बाहर थे, तो अभिजीत के ने 1 सप्ताह पहले उनकी पार्टी के लोगों ने सूचना दे दी थी कि हमने कॉल भी दे दिया था कि हम वहाँ पे उस दिन। नहीं, यही सवाल है। बहुत से लोग, हमें पता है, बहुत से लोगों को परमिशन नहीं मिलता और मिलने के बाद कैंसिल कर दिया जाता है। तो इनको परमिशन मिल जाना तो एक तरह से इनका पहली जीत है। नहीं, पहली जीत बिल्कुल जीत है, क्योंकि हम संवैधानिक रूप से प्रदर्शन कर रहे हैं, हमें क्यों रोका जाएगा? हम किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। लेकिन पहले क्या तो यही लगाया गया तो परमिशन नहीं मिलेगा। जो डेजिग्नेटेड साइट है, हम उस साइट पे जाकर के हम प्रदर्शन कर रहे हैं, पार्टिकुलर हम परमिशन ले रहे हैं, किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, तो परमिशन क्यों नहीं दिया जाएगा? और जहाँ तक बात रही कि आपने बोला कि कुछ लोगों को परमिशन नहीं दिया जाता है, तो उस मामले में कांग्रेस जनता पार्टी की पहली जीत है। और पहली जीत एक छोटी सी जीत है। हमारी अंतिम लक्ष्य धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है, तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेंगे, जहाँ जहाँ कमियां रहेंगी उन कमियों को उजागर करेंगे। सर एक चीज और थोड़ा, और सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से कांग्रेस जनता पार्टी को कहा जा रहा है कि वो 2.5 करोड़ उसका फॉलोअर है, वहाँ सवाल पूछ रहा है, कई लोग उठा रहे हैं
कि 2.5 करोड़ जनता, इनको पता लगे काकरोच जनता पार्टी सड़कों पे कितने उतरे, तो बताओ समय कितना मिला और कितना लोगों को भय था कि पता नहीं परमिशन मिलता है कि नहीं मिलता है, इसलिए बहुत से लोग नहीं आए। तो अब ये कहना कि भाई 2.5 करोड़ सोशल मीडिया में इनके मेंबर हैं लेकिन यहाँ सड़क पे आए नहीं, तो ये कहना गलत है कि भाई सस्पेंस में रखा हुआ परमिशन मिलता है कि नहीं मिलता। फिर भी इतना पहली बात तो मैसेज से इतना भीड़ आई कम है थोड़ी है। पहली बात कि ये बोल कौन रहा है कि जंतर मंतर पे भीड़ पहुंची नहीं। आपने देखा होगा, हमने देखा, सबने देखा कि जंतर मंतर पे कितनी बड़ी भीड़ पहुंची थी कि पूरा जंतर मंतर घिर गया था। हाँ। उसके बाद जो आपने बोला कि यहाँ पे परमिशन की भी दिक्कत थी, तो कुछ लोग इसकी वजह से भी नहीं आए थे कि शायद परमिशन न मिले, जिनके अरे इतना भयभीत करते लोग ये सुनकर डर रहे थे। 12 साल से 2014 से ही ऐसा कभी हुआ नहीं कि किसी को इतना बड़ी सरकार के खिलाफ डिटेन कर लेंगे, जीत के कोई एयरपोर्ट से डिटेन कर लिया जाएगा, इसलिए लोग बाहर नहीं कर रहे। और जो बोल रहे हैं, भीड़ रहे झूठी, वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा कि राहुल गांधी यात्रा जब कर रहे थे तो वो मीडिया कवरेज नहीं मिल रहा था, तो इस यात्रा में इतनी भीड़ चुकी आ गई और इसको किसी भी मीडिया ने दिखाया नहीं। कवर तो किया लेकिन दिखाया नहीं, और इसको दबाने की पूरी कोशिश की गई। इसलिए दबाने के क्रम में एक क्रम है जो बोला जा रहा है कि भीड़ नहीं जुटी। वहाँ पे भीड़ जो जुटी थी वो आपने भी देखा, हमने भी देखा और सबने देखा कि कितनी भीड़ जुटी थी। जंतर मंतर से लेकर के और पूरा पार्लियामेंट स्ट्रीट तक लोगों से खचाखच भरा हुआ था। क्या सरकार डर गई तब परमिशन दिया या क्या रीजन हो सकता है? नहीं, अब ये तो बात सरकार ही बता सकती है कि सरकार डरी है या नहीं डरी है, लेकिन हम किसी से डरा नहीं रहे, किसी को डरा नहीं, हम अपने हक की बात नहीं। वो सवाल ये है कि बहुत से परमिशन नहीं मिलता और लेकिन सरकार देखो 1 घंटा पहले इसको परमिशन मिल जाना और एयरपोर्ट में दिल्ली नहीं है, दिल्ली के एयरपोर्ट उतरते ही उसको परमिशन में वही बताया कि आपको परमिशन मिलेगा, आप जाओ जंतर मंतर पे। तो हाँ, तो जंतर मंतर पे हम जाएंगे तो हमारा ये मकसद नहीं कि हम सरकार को डराएंगे। हमने बोला कि हम डेमोक्रेटिक तरीके से करेंगे, तो हम डेमोक्रेटिक तरीके से आए, हमने परमिशन मांगा, परमिशन मिला, हमने डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट किया, तो इसमें कहाँ दिक्कत आ गई है? कोई हमें किस लिए रोकेगा? हम कोई क्या, हम आरएसएस के हैं, हम आरएसएस का आतंकवादी हैं कि हमें कोई रोक लेगा प्रदर्शन करने से? अच्छा एक चीज बताइए, बहुत से लोग मांग कर रहे हैं जिस तरह से कि हम बजरंग दल के आतंकवादी हैं। नहीं, सवाल ये सुनो, पहले सुन लीजिए। कई लोग कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगो, तो बीजेपी की तरफ से जवाब आ रहा है भाई गलती करे दाढ़ी वाला और भूखते मोछ वाला तो लिख थोड़ी किया है धर्मेंद्र प्रधान जो लोग इस्तीफा दें। यह कुर्सी है, हमारा जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते, तो उधर क्यों नहीं जाते? जब घर में गलती होती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? जो मालिक होता है वही तो लेता है। ये तो वही वाली बात हो गई कि अब देश में पेपर लीक हो रहा है तो धर्मेंद्र प्रधान हर जगह लाठी लेकर बैठेगा। एक कैसी बेशर्मी और बेहयाई की बात है जो ये बात कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान ने गलती नहीं किया है। धर्मेंद्र प्रधान ने क्यों नहीं गलती किया? वो शिक्षा मंत्री है, किसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए? आप बताइए। ये क्या उदाहरण कि उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? अच्छा, जो जिन लोगों ने लीक किया उनकी क्या खबर कोई आई? अभी तक कोई जो उसमें पकड़ा गया है, जो पकड़ा गया उसकी आपने बात सुनी कि जो बड़े लोग हैं उसको बचाया जा रहा है? बड़े कौन से बड़े लोग हैं, उनको पब्लिक क्यों नहीं किया जा रहा है? तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? घर के मुखिया की होती है। अगर कोई घर में गलती होती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी घर के मुखिया की होती है। घर के मुखिया जो होता है वो जिम्मेदार होता है। तो इसमें शिक्षा मंत्रालय का मुखिया कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। वो आदमी ग्राम प्रधान बनने लायक नहीं है, उसको शिक्षा मंत्रालय में मंत्री बना करके बैठाया गया है। वो एक अयोग्य और निकम्मे व्यक्ति है धर्मेंद्र। मैं ही कह रहा हूँ कि ये जो कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थक थे, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, माँ बाप हों, क्या वहाँ पर अराजकता फैलाने आए थे? तो कौन सा अराजकता आपने देखा जो करे कि अराजकता फैलाने के लिए आए थे? तो मैं वही बार आपसे बोल रहा हूँ कि कौन लोग हैं जो बोल रहे हैं कि अराजकता फैलाया जा रहा है? वहाँ पे तो पुलिस ने कुछ नहीं बोला। पुलिस की रिपोर्ट में है क्या कि वहाँ पे अराजकता फैलाई गई? वहाँ पे तो नहीं अराजकता फैलाई गई। लोग गए, शांतिपूर्वक प्रदर्शन किए, वहाँ से चले आए। ये कौन बोल रहा है कि वहाँ पे अराजकता फैलाया गया? पहले एक जो डिफाइन करिए कि बोल कौन रहा है। और दूसरी बात, अगर अराजकता कोई फैलाएगा भी तो वहाँ पे जो बीजेपी के पाले हुए कुछ पिगलेट गए हुए थे वही लोग अराजकता फैला सकते हैं। ये सोशल मीडिया पे जो विश्लेषण करते हैं ना, तो बहुत लोग कर रहे हैं कि ये देखो वहाँ पर अराजकता फैलाने आ रहा है, उमर खालिद की बात हो रही है। एक मिनट मैं इस पे आना चाहता हूँ। उमर खालिद की बात कर कौन रहा है? उमर खालिद की बात कौन किया? उमर खालिद की बात वही बीजेपी की जो रखतूत होता है, जो पिगलेट है, रिद्धिमा जो नाम है उसका, जो नर्मदा है, निर्मदा शर्मा, हाँ, तो उसने बात किया उमर खालिद का कि अभिजीत के का फोटो है उमर खालिद के साथ। तो मोदी जी का फोटो तो नवाज शरीफ के साथ है। जो दुनिया में सबसे बड़ा आतंकवादी देश है पाकिस्तान, उसके प्रधानमंत्री के साथ मोदी जी का फोटो है। तो मोदी जी आतंकवादी है? मोदी जी का बताओ। बीजेपी का तो इतिहास रहा है ना कि रथ यात्रा, बस यात्रा लेके निकाल रहे हैं, जिंदा के बाजार पे चादर चढ़ाने जा रहे हैं, तो ये सब आतंकवादी है। फिर
तो ये बात बोल रहे हैं कि ये जो उमर खालिद की बात है कहाँ से आई? उमर खालिद की बात वही बीजेपी के पाले हुए जो पिगलेट है उन लोगों ने बात को उठाया कि उमर खालिद का संबंध है इससे। जो भी लोग हैं समर्थन करने गए थे, प्रोटेस्ट करने गए थे, किसी ने उमर खालिद की बात नहीं की। आपने देखा उसमें लड़का टोक रहा है कि उमर खालिद कहाँ से आ गया, उमर खालिद कहाँ से आ गया। देखिए और बात तो ऐसे शुभंकर मिश्रा जैसे पत्रकार जो चाटुकार मीडिया है, इनकी बात क्या करते हो? ये दो कौड़ी के रिसर्च नहीं करते हैं। झंडे वाला के ऑफिस से इनका स्क्रिप्ट आता है और उस स्क्रिप्ट को लोग पढ़ते हैं। भाई सवाल तो सुन लिया करो, आप सवाल नहीं सुनते बोले रहते हो। मेरा ये कहने का कि ये क्यों बयान आ रहा है कि वहाँ मुसलमानों को आने से रोका गया था, क्या मुसलमान इसमें नहीं शरीक थे? मुसलमानों कौन रोका था? खबरें आप कहाँ से लेकर के आते हैं? कौन बोल दिया कि मुसलमानों को वहाँ पे रोका गया था? मैंने तो नहीं देखा मुसलमानों को रोका गया था। बात में देखा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी सब सारे लोग थे वहाँ पे। आप सोनम वांगचुक को देखिए, बौद्ध समाज से आते हैं, वहाँ से आए थे। कोई जाट था, कोई दलित समाज से था, कोई ब्राह्मण समाज से था, सब लोग थे वहाँ पे। कौन रोक रहा था मुसलमानों को? कोई मुस्लिम था, कोई सिख था, कोई ईसाई था। पेपर लीक सिर्फ हिंदुओं का थोड़ी हुआ है, पेपर लीक सिर्फ मुसलमानों का हुआ है क्या? ऐसे जो धर्म के लोग, ऐसे जो धार्मिक जो बांट चाहते हैं, कौन लोग है वो आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं और हम भी जानते हैं, और जो देख रही है जनता वो भी जानती है कि कौन लोग बांटने की कोशिश करते हैं। लेकिन कई आ रहा है उसमें सोशल मीडिया पे, कुछ मौलवी लोग कह रहे थे कि आप वहाँ मत जाना, क्योंकि अगर वहाँ पर पुलिस डिटेन करेगी तो मुसलमानों को जमानत नहीं होगा, बाकी जो हिंदू रहे उनको तो जमानत मिल जाएगा, लेकिन मुसलमान को वहाँ पर रिटर्न ले जाएगा तो उनको जमानत नहीं होगा, इसलिए उनको आगाह किया गया था। यह एक डर बना हुआ है लोगों में, और खास करके एक विशेष कम्युनिटी में जो मोमदन वर्ग है उसमें एक डर बना हुआ है, क्योंकि सरकार ने ऐसे काम किया है कि लोगों के अंदर डर हो गया था। वही मैं बात बोल रहा हूँ कि 2014 से जो 12 साल का समय है, इसमें कभी ऐसा प्रोटेस्ट हुआ नहीं, कभी किसी ने सरकार के खिलाफ खुल के बोला नहीं, इसलिए डर बना हुआ था। चूंकि उनके घरों पे बुलडोजर जल्दी से पहुंच जाते हैं, उनको 5-5 साल जेलों में रखा जाता है और उसके बाद से भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, उस पर कोई केस आगे नहीं बढ़ता है, तो एक जेन्युइन डर बना हुआ था। तो शायद इसलिए कुछ लोगों ने बोल दिया था, अदरवाइज किसी को वहाँ पे रोक नहीं था। जिसका पेपर लीक हुआ है, जो सरकार का शिक्षा मंत्रालय का विरोध करना चाहता था, वे सब लोग आए थे। जो ककरोच जनता पार्टी के मुद्दों का समर्थन कर रहे थे वे लोग आए थे, किसी को कोई रोक नहीं था। क्या आप भी ककरोच जनता पार्टी या ककरोच है? मैं हूँ ककरोच, मैं खुल के बोलता हूँ, मैं हूँ ककरोच। इंसान नहीं हो? मैं हूँ। हाँ, हम लोग दो पैर पे चलने वाले कॉकरोच हैं। इस देश में युवाओं के साथ जो हो रहा है वो निंदनीय है, और मैं कहता हूँ कि जो सूर्यकांत जी है ना जज, मैं चूंकि न्यायपालिका का सम्मान करता हूँ, लेकिन वो जो जज है, उस जो कुर्सी पे बैठे हैं, जो कुर्सी पे बैठे हुए हैं, सूर्यकांत जी से एसएससी सीजीएल का एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। एसएससी सीजीएल का एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे जो इस देश में जज बनकर के बैठे हुए हैं सबसे टॉप पोस्ट पे। वो किस वजह से आ गए हैं, किस रास्ते से आए हैं, किस कोलेजियम व्यवस्था सिस्टम से आए हैं, वो भी जानने की जरूरत है। जो कहते हैं ना कि एक उंगली दूसरे साइड उठाओगे तो 3 उंगली अपने साइड में उठी रहती है, तो सूर्यकांत जी को उस पर ध्यान देना चाहिए। उनसे एसएससी सीजीएल का एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, जितना यूपी पुलिस का एग्जाम हो रहा है, मुझे तो डर है कि उनसे यूपी पुलिस का भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। और जज बन करके बैठे हुए ऐसे आयोग के लोग जब सत्ता में बैठते हैं तो ये देश की जनता का बिल्कुल भी सम्मान नहीं करते हैं, क्योंकि इन्हें कभी जिंदगी में सम्मान नहीं मिला है। ये सोर्स लगा करके और वहां तक पहुंचे हुए। आदर्श गौतम जी, लास्ट सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। 6 जून का एक समझ लीजिए कि अगर दर्शकों अगर मुझे 4 जून आ गया तो गलती उसको समझना, 6 जून को जो वहाँ पर रैली हुई तो इतिहास दर्ज हो गया। ये बिल्कुल इतिहास दर्ज हुआ, लेकिन अभी इतिहास बना नहीं है। हम इतिहास बनाएंगे, उनका इस्तीफा लेकर फिर वापस आ रहे, फिर वापस आएंगे। 1 हफ्ते में आ रहे हैं। शनिवार को हमने दिया है, शनिवार तक का अल्टीमेटम। अगर उनका इस्तीफा नहीं हुआ तो हम देश के हर कोने में जा करके प्रोटेस्ट करेंगे, और देश की राजधानी में भी प्रोटेस्ट करेंगे, और इतना बड़ा प्रदर्शन करेंगे, लोकतांत्रिक प्रदर्शन करेंगे कि उन्हें इस्तीफा देने पर मजबूर कर देंगे हम। तो जब तक इस्तीफा नहीं होगा इस निकम्मे और नकारे मंत्री का, तब तक हम लोग प्रदर्शन जारी रखेंगे, संघर्ष जारी रहेगा। अगर इस्तीफा हो जाता है तो आप ठंडे बस्ते में बैठ जाएंगे? आप लोग बैठेंगे क्यों? हम लोग तो कॉकरोच है ना। अब कॉकरोच वहीं रहता है जहाँ गंदगी रहती है, तो इस सिस्टम में जहाँ भी गंदगियां है, अब कॉकरोच हर जगह पे पहुंचेगा। जो सोया हुआ कॉकरोच था ना, उसको जगा दिया है, जगाने का काम किया गया, तब हम हर जगह जाएंगे। अनेक बार विपक्ष की जिम्मेदारी अपने कंधे विपक्ष पर तो नकारा हो चुका है ना, विपक्ष नकारा हो चुका है। विपक्ष की चूंकि आखिर मैंने जैसे बोला कि आखिरी पीढ़ी चल रही है, उसके बाद से कांग्रेस बचेगी नहीं। विपक्ष अब जनता ही, विपक्ष तो कौन मलाई खाने के लिए वहाँ पार्लियामेंट संसद में बैठने के लिए है बस। बिल्कुल बिल्कुल। तो साथियों, आप देख सकते हैं किस तरह से हमारी बात बहस हुई, लोग झोंक भी हो गया बीच में। तो आप कैसे रही बातचीत, प्रतिक्रिया में जो बताएं, और आपसे निवेदन है कि कहाँ देख रहे हैं, ताकि हमें अंदाजा हो जाए कि हमारा वीडियो कहाँ तक देखा जाता है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और एक छोटा सा अपील है कि अगर मेरा काम आपको पसंद है तो हमें आप आर्थिक मदद दे सकते हैं। धन्यवाद। मैं मेवालाल, भोजन समय, दिल्ली।